स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां पर पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। इस सिद्धांत की व्याख्या हम लोग दो बिंदुओं के आधार पर करते हैं। पहला पूंजी की मांग और दूसरा पूंजी की पूर्ति। ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत। तो पहली जो व्याख्या होगी वो होगी पूंजी की मांग। पूंजी की जो मांग होती है वो उत्पादक वर्ग द्वारा निवेश के उद्देश्य से की जाती है, और जो पूंजी की मांग होती है पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है। जब उत्पादन कार्य में पूंजी की एक से अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, फिर उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है, जिसके चलते फिर उत्पादन घटने लगता है और पूंजी की सीमांत उत्पादकता भी घटने लगती है, जिसके फलस्वरूप फिर क्या होता है, ब्याज दर और पूंजी की मांग के मध्य विपरीत संबंध स्थापित हो जाता है। इसे चित्र के माध्यम से इस प्रकार समझते हैं हम लोग। ये एक्स अक्ष मूल बिंदु O और ये वाई अक्ष। शुरू में क्या होता है, जब ब्याज दर, यहाँ पर ब्याज दर आ जाएगा, ब्याज दर, यहाँ पर पूंजी की मांग। जब शुरू में पूंजी की जो ब्याज दर है वो OR है तो पूंजी की मांग ON के बराबर है, इस प्रकार। उसके बाद जैसे ही ब्याज दर OR से बढ़कर OR1 हो जाती है तो पूंजी की जो मांग है वो ON से घटकर ON1 हो जाती है, इस प्रकार। और जैसे ही ब्याज दर ON से घटकर OR1 से घटकर OR2 हो जाती है तो पूंजी की मांग भी ON1 से बढ़कर ON2 हो जाती है, इस प्रकार से। यहाँ पर अब इन सारे बिंदुओं को मिलाने वाला एक मांग वक्र खींचते हैं, इस प्रकार से। ये DD मांग वक्र है जो कि इन सभी बिंदुओं को स्पर्श करते हुए खींचा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ब्याज दर और पूंजी की मांग के मध्य विपरीत संबंध है। जैसे शुरू में ब्याज दर जब OR है तो पूंजी की मांग ON के बराबर है, और जैसे ही ब्याज दर OR से बढ़कर OR1 हो जाती है तो पूंजी की मांग भी ON से घटकर ON1 हो जाती है, और जैसे ही ब्याज दर OR1 से घटकर OR2 हो जाती है तो पूंजी की मांग ON से बढ़कर ON2 हो जाती है। तो अब हम कह सकते हैं कि पूंजी की मांग और ब्याज दर के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है या ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। दूसरा इसका बिंदु है वो है पूंजी की पूर्ति। पूंजी की पूर्ति। पूंजी की जो पूर्ति होती है उससे आशय संपूर्ण समाज के लोगों द्वारा बचत के माध्यम से पूंजी की पूर्ति की जाती है, और ये जो पूंजी की पूर्ति होती है ये वर्तमान उपभोग को त्याग कर की जाती है, और इसमें ब्याज दर और पूंजी की पूर्ति के मध्य सीधा संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे ब्याज दर बढ़ती है वैसे वैसे पूंजी की पूर्ति में भी
वृद्धि होगी, और जैसे जैसे ब्याज दर घटती है वैसे वैसे पूंजी की पूर्ति भी घटने लगती है। इसे चित्र के माध्यम से ऐसे समझेंगे, एक्स अक्ष मूल बिंदु O और ये वाई अक्ष, ये एस एस यानी सप्लाई कर्व यानी पूर्ति वक्र हो जाएगा। शुरू में क्या होगा, ये होगा ब्याज दर और ये पूंजी की पूर्ति। शुरू में जब ब्याज दर OR है तो जो पूंजी की पूर्ति है वो ON के बराबर है, इस प्रकार यहाँ पर। फिर ब्याज दर बढ़कर OR से OR1 हो जाती है तो पूंजी की पूर्ति भी ON से बढ़कर ON1 हो जाती है, इस प्रकार से। और जैसे ही ब्याज दर OR से घटकर OR2 हो जाती है, OR2, तो पूंजी की पूर्ति भी ON1 से घटकर ON2 हो जाती है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्याज दर और पूंजी की पूर्ति के मध्य सीधा संबंध पाया जाता है, यानी जैसे जैसे ब्याज दर बढ़ती है पूंजी की पूर्ति में भी वृद्धि होती है, और जैसे जैसे ब्याज दर घटने लगती है पूंजी की पूर्ति भी घटने लगती है। शुरू में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि OR ब्याज दर पर जो पूंजी की पूर्ति है वो ON के बराबर है, और जैसे ब्याज दर में वृद्धि OR से OR1 हो जाती है तो पूंजी की पूर्ति में वृद्धि ON से बढ़कर ON1 हो जाती है, और जैसे ही ब्याज दर OR1 से घटकर OR2 हो जाती है तो पूंजी की पूर्ति भी ON1 से घटकर ON2 हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूंजी की पूर्ति और ब्याज दर के मध्य सीधा संबंध पाया जाता है। अब हम लोग ब्याज दर के निर्धारण पर डिस्कस करते हैं, और ब्याज दर का जो निर्धारण होगा उसे एक सारणी की सहायता से पहले समझेंगे, उसके बाद हम चित्र का निर्माण करेंगे। ब्याज दर का निर्धारण, तो इस सिद्धांत के अनुसार जो ब्याज दर का निर्धारण होगा वो पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्तियों द्वारा होगा। तो पहले एक सारणी के सहायता से हम लोग उसे समझते हैं। ब्याज की दर प्रतिशत में, पूंजी की मांग करोड़ रुपए में, दूसरा पूंजी की पूर्ति करोड़ रुपए में, चार, 5, 6, 7, 8। अस्सी, 70, 60, 50, 40, 40, 50, 60, 70, 80। तो अब इस सारणी की सहायता से ही अब हम एक चित्र का निर्माण करेंगे जिसमें ब्याज दर का निर्धारण होगा। ये एक्स अक्ष, ये मूल बिंदु O और ये वाई अक्ष, यहाँ पर होगा ब्याज दर प्रतिशत में, यहाँ पर
पूंजी की मांग व पूर्ति करोड़ रुपए में, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100, 120। तो अब इसका निर्माण करते हैं इस सारणी की सहायता से। शुरू में हम लोग देख रहे हैं कि जो ब्याज दर जो 6% है, इस 6% ब्याज दर पर पूंजी की मांग यहाँ पर 60 करोड़ रुपए, पूंजी की पूर्ति भी 60 करोड़ रुपए है। तो यानी इस 6% ब्याज दर पर पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति दोनों बराबर है, 60-60 करोड़ रुपए। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ब्याज दर यानी दोनों ही मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हैं। जैसा कि सिद्धांत में कहा गया है कि ब्याज दर का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहाँ पर पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। यहाँ पर इस प्रकार से ये हो गया SS पूर्ति वक्र और DD डिमांड यानी मांग वक्र। और ये दोनों जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं उसे नाम देते हैं E यानी संतुलन बिंदु। इस 6% ब्याज दर पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति 60-60 करोड़ रुपए दोनों बराबर है। तो ब्याज दर का निर्धारण इस बिंदु पर होगा। अब क्या होता है, यदि ब्याज दर का निर्धारण इस बिंदु से ऊपर करते हैं यानी 7% ब्याज दर की बात करते हैं तो क्या होगा, सारणी में देखते हैं इसे। यदि 7% ब्याज की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इस पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि 50 करोड़ रुपए पूंजी की हो रही है मांग और 70 करोड़ रुपए पूंजी की पूर्ति हो रही है। तो यानी मांग की अपेक्षा पूर्ति ज़्यादा हो रही है पूंजी की, और जब पूंजी की पूर्ति ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, फिर वहाँ पर ब्याज दर घटने लगेगी और 7% से ब्याज दर घटकर फिर से 6% पर आ जाएगी और इस ई बिंदु पर फिर से संतुलन होगा क्योंकि मांग की अपेक्षा पूर्ति ज़्यादा हो रही है। और यदि अब हम बात करें कि ब्याज दर यदि 5% है तो यहाँ पर 70 करोड़ रुपए पूंजी की मांग हो रही है और पूर्ति मात्र 50 करोड़ रुपए मात्र हो रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब मांग की अपेक्षा पूर्ति कम है, और जब पूर्ति कम है तो क्या होगा, ब्याज दर बढ़ेगी और ब्याज दर बढ़कर इस 6% पर आकर रुक जाएगी, फिर से संतुलन इस ई बिंदु पर ही होगा। तो ब्याज दर का जो निर्धारण होगा वो इस ई बिंदु पर होगा क्योंकि इस बिंदु पर पूंजी की मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हैं।